नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती। आज की ये क्लास 25 है, 25वीं क्लास है और इसके पहले की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, सभी क्लासेस के अंदर हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही लेने का प्रयास किया है जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो और आपके सिलेबस पर पूरी तरह से आधारित हो। और पिछले 2 क्लास है, ये दूसरी सेकंड क्लास है जिसमें हमने वन लाइनर के रूप में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस कराने का यहाँ पर प्रयास हमारा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वीडियो को पूरा लास्ट तक आप सभी को ज़रूर सुनना है। अगर हमारी कई घंटे की मेहनत है तो आप भी 5-10 मिनट 15 मिनट का समय निकाल करके प्लीज़ वीडियो को एक बार पूरा सुन लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन पहले से पता होगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा और हो सकता है कुछ नए क्वेश्चन आपको मिल जाए। पहला यहाँ पर देखिए, हिंदू विवाह के प्रकार होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। अगर आपको सभी 8 प्रकार पता हो बिना गूगल सर्च किए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको न पता हो तो आप गूगल सर्च करके भी बता सकते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें आना चाहिए। मतलब इससे नहीं होता कि हमें पहले से पता था कि नहीं पता था। सेकंड, विशेष विवाह अधिनियम लागू हुआ था। कब पारित हुआ था ये कानून? 1954 में लागू हुआ था। हिंदू विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? 1955 में। क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन के साथ में। परिवार शब्द लिया गया है। परिवार शब्द कहाँ से आया है? लैटिन भाषा से। सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार के प्रकार होते हैं। 2 प्रकार होते हैं, एक तो आपका संयुक्त परिवार हो गया, दूसरा एकाकी या फिर एकल परिवार। जन्म के तुरंत बाद माता का गाढ़ा पीला दूध कहलाता है कोलेस्ट्रम। यल पे रहेगा, सॉरी, कोलेस्ट्रम, ठीक है, जो कि लगभग 3-4 दिन तक रहता है और उसके बाद फिर धीरे धीरे दूध का रंग सफ़ेद होने लगता है। तो जन्म के तुरंत बाद माता का गाढ़ा पीला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है। बच्चों के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 45 से 50%। आप देखेंगे बच्चे जहाँ वृद्धि विकास की आवश्यकता होती है, गर्भस्थ माता है या धात्री माता है, इन्हें प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है सामान्य लोगों की तुलना में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943। सेंसुअस है आपके सिलेबस में जनगणना, और यहाँ से 2-3-4 प्रश्न आने ही आने हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है? 912। इन दोनों में 31 का डिफरेंस है। आप ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जौनपुर जिला है। इसके बाद आजमगढ़ का नंबर आता है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी आप सभी जितना हो सके कर दीजिएगा। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके आने वाले एग्जाम में अधिक से अधिक प्रश्न हमारे इन्हीं क्लासेस से मिल जाएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे की जो भी वीडियोज अपलोड होती हैं और आपकी भर्ती से संबंधित ऑथेंटिक जानकारी भी आप सभी को समय समय पर हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 20.23%, 20.23%। 10 की वृद्धि दर का मतलब हो गया 2001 में कितनी जनसंख्या थी और 2011 में जनसंख्या कितनी हो गई, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, ये यहाँ पर पूछा गया है। अभी नया कोई सेंसस तो आया नहीं है 2021 वाला, अभी वो जनगणना हो रही है, होगी अभी आगे, तो पुराना वाला ही डाटा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार देश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर, ये आपका उत्तर प्रदेश का था 20.23, और अगर आपसे देश का पूछा जाए तो 17.7%, 17.7%। जनसंख्या विस्फोट का अर्थ होता है, जनसंख्या विस्फोट कब बोलेंगे? जब जन्म दर में वृद्धि हो एक तरफ और दूसरी तरफ मृत्यु दर में कमी हो। एक तरफ तो जन्म दर में वृद्धि हो रही है और दूसरी तरफ मृत्यु दर में कमी हो रही है, तो इससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, इसी को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। 14 देखिए क्वेश्चन, अस्थायी जनसंख्या संरचना का क्या अर्थ है? इसका क्या मतलब होता है? अस्थायी जनसंख्या यानी अस्थायी जन्म दर हो और अस्थायी मृत्यु दर हो, ना तो जन्म दर बढ़ रहा हो ना मृत्यु दर घट रहा हो, मतलब कोई परिवर्तन ना हो, दोनों फिक्स हो, तो जनसंख्या वहाँ की अस्थायी जनसंख्या संरचना के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे उसको। अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? एडविन कैनन के द्वारा। एडविन कैनन, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत। देखिए बेसिकली होता क्या है, खाद्यान्न उत्पादन की कोशिश की जाती है, लेकिन वो एक सीमा तक ही हम उसको दोगुना कर सकते हैं, तिगुना कर सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे जनसंख्या क्या है,
जनसंख्या गुणात्मक रूप से बढ़ रही है, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ऐसे बढ़ रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, खाद्यान्न संकट तो होता ही होता है, बाकी संसाधनों की भी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, माल्थस का एक जनसंख्या का सिद्धांत है। स्वाभाविक जनसंख्या वृद्धि, मृत्यु दर से जन्म दर का अधिक होना। जब मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होगी तो ऑटोमेटिकली स्वाभाविक सी बात है कि जनसंख्या की वृद्धि होगी उस क्षेत्र में। जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, जनसंख्या का पिरामिड दर्शाता है आयु और लिंग संरचना। लिंग मतलब पुरुष है, महिला है, बच्चे हैं, शिशु है, आयु वर्ग। उच्चतर प्रजनन दर के फलस्वरूप क्या देखने को मिलेगा आपको, बाल निर्भरता अनुपात अधिकतम होगा, उच्चतर होगा। अगर प्रजनन दर उच्च होगी तो बाल निर्भरता अनुपात भी उच्च होगा, अधिकतम होगा। माल्थस द्वारा प्रतिपादित जनसंख्या सिद्धांत में शामिल है अंकगणितीय वृद्धि, सकारात्मक रोध, निवारक रोध। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कहीं पर कोई आपदा आ गई, भगवान न करे किसी भी पूरे पृथ्वी पर किसी भी देश में कोई आपदा आए, लेकिन एक जैसे होता है ना कि जनसंख्या को संतुलन करना प्रकृति करती है, अगर आप नहीं करेंगे तो। ये मैं माल्थस के सिद्धांत के अनुसार आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं है। इसी तरह से और भी उन्होंने कई सिद्धांत दिए हुए हैं, तो ये सभी सकारात्मक रोध, नकारात्मक रोध या निवारक रोध, अंकगणितीय वृद्धि। थोड़ा सा हम देख लेते हैं यहाँ पर माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का क्या मतलब है। माल्थस के अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ती है। गुणोत्तर श्रेणी का मतलब है 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब गुणा होता जाता है, ठीक है। अगर आप मैथ पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ती है, जबकि संसाधनों में सामान्य गति समानांतर श्रेणी 1 2 3 4, मतलब इसमें ऐड होता जाता है, एक में एक ऐड हुआ, फिर एक ऐड हुआ, फिर एक ऐड हुआ, इस प्रकार से, चाहे 2 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, 2 ऐड हुआ, जबकि यहाँ पर मल्टीप्लाई होता जाता है। तो संसाधनों में समानांतर श्रेणी से वृद्धि होती है और जनसंख्या में गुणोत्तर श्रेणी से। परिणामतः प्रत्येक 25 वर्ष के बाद जनसंख्या दोगुनी हो जाती है। ये माल्थस का जनसंख्या का सिद्धांत है। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, 1978 में। ध्यान दीजिएगा, ये टीकाकरण की शुरुआत है। उसके बाद फिर आगे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की भी शुरुआत की जाती है 1985 में। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और आपको सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए। और 2693 टोटल पोस्ट है। हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक आप बहनों का सिलेक्शन हमारे चैनल के माध्यम से हो। बहुत बड़ा चैनल का हमारा नाम तो नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा जो भी आपको क्लासेस प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, समझ लीजिए आपको आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल ही साबित होंगे। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके सिलेक्शन भर के या सिलेक्शन से भी ज़्यादा प्रश्न आपको हमारे ही चैनल से मिल जाए, हमारे वीडियो लेक्चर से मिल जाए। PDF आपको हम दे रहे हैं सबकी, PDF टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। PDF इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो बिल्कुल नीचे की तरफ आपको प्लेलिस्ट भी वहीं पर है। बाकी अगर आपको क्लासेस देखनी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, और PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना होगा तो आप PDF टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे, दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है बिल्कुल, ठीक है। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1978, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 1985 में। बच्चों और गर्भवती महिलाओं में 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ मृत्यु दर और रुग्णता को रोकने के लिए शुरू किया गया था। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B संक्रमण, खसरा, रूबेला, जापानी एनसेफेलाइटिस, रोटा वायरस, दस्त के कारण होने वाली 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों जैसे तपेदिक, मतलब जिन बीमारियों को वैक्सीन से रोका जा सकता है, तपेदिक, या फिर उनके खिलाफ जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको शरीर में विकसित किया जा सकता है, कोशिश होती है। तो उसमें तपेदिक, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, DPT का टीका आप सभी जानते हैं। इसके बारे में हमने इसके पहले वाले क्लासेस में बताया था आपको कब कब लगता है, बूस्टर डोज भी कब लगता है, सभी चीज़ आपको पता होना चाहिए। पोलियो, हेपेटाइटिस B, निमोनिया, मेनिनजाइटिस के खिलाफ निःशुल्क टीकाकरण प्रदान किया जाता है। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है। और वैक्सीनेशन से कई क्वेश्चन हो सकते हैं, कोविड से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको चीन का वुहान शहर याद रखना है,
वुहान शहर, जहाँ से इसकी सबसे पहले पहचान की गई थी कोविड सार्स वायरस का, और उसके नाम क्या है आदि चीज़ें उसमें आगे हम कराएंगे आपको क्लासेस में। टीकाकरण वैक्सीनेशन क्या है? टीकाकरण क्या है? व्यक्ति के शरीर को संक्रमण या रोग से बचाने के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, इसी को कहा जाता है टीकाकरण वैक्सीनेशन। बीसीजी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जन्म के तुरंत बाद दिया जा सकता है या फिर 1 वर्ष के अंदर जितनी जल्दी हो सके बीसीजी का टीका बच्चे को लग जाना चाहिए। इसका पूरा रूप क्या है, पूरा नाम क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। यह शिशुओं को ट्यूबरकुलर या ट्यूबरकुलोसिस, मेनिनजाइटिस और संचारित टीबी से बचाने के लिए दिया जाता है। जन्म के तुरंत बाद या 1 वर्ष तक जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी दिया जाता है। क्वेश्चन 24। अगला देखिए यहाँ पर 25 में ओपीवी क्या है? ओरल पोलियो वैक्सीन, ओपीवी का फुल फॉर्म है। यानी 2 बूंद जो आप देखेंगे पोलियो का जो ड्राप बच्चों को दिया जाता है। सबसे पहले जब स्टार्टिंग में आया था पोलियो तो उसका इंजेक्शन टीका लगता था, लेकिन बाद में फिर उसको ड्राप के रूप में दिया जाने लगा। इसका विकास हुआ आगे फिर, और यह बच्चों को पोलियोमेलाइटिस से बचाता है। पोलियोमेलाइटिस क्या है? वायरस का नाम है, और इसी वायरस के प्रभाव से पोलियो की बीमारी हो जाती है। ओपीवी, ओपीवी को जन्म के समय दिया जाता है, जिसे शून्य खुराक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शून्य खुराक पोलियो की जन्म के समय। 3 खुराकें 6 महीने, 10 महीने और 14 सप्ताह में, माफी चाहूँगा 6 महीने नहीं, 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में दी जाती है। आगे की जो 3 खुराक है 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में दी जाती है। बूस्टर खुराक 16 से लेकर के 24 महीने की उम्र में दिया जाता है। 16 से लेकर के 24 महीने की उम्र में दिया जाता है बूस्टर खुराक। ओपीवी को मुंह में मुख के माध्यम से 2 बूंद डालने के रूप में दिया जाता है। इसी को आप देखेंगे 2 बूंद जिंदगी के, इस प्रकार से सरकार जो है इस मुहिम को चलाती है, और आप देखेंगे कि पूरी कोशिश होती है कि इसका पूरी तरह से उन्मूलन किया जा सके। हेपेटाइटिस बी के बारे में जान लेते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीका, हेपेटाइटिस बी वायरस संक्रमण से बचाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म पर या 24 घंटे के भीतर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दिया जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका जन्म पर या 24 घंटे के भीतर जितनी जल्दी हो सके दिया जाता है। इसके बाद 3 खुराकें और दी जाती है हेपेटाइटिस बी की। अभी हमने क्या पढ़ा था यूआईपी में, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनको हम वैक्सीनेशन के माध्यम से रोकने का प्रयास करते हैं। इसके बाद 3 खुराकें और कौन सी हैं हेपेटाइटिस बी की, कब कब दी जाती हैं? 6, 10 और 14 सप्ताह में। डीपीटी और हिब के संयोजन में पेंटावैलेंट वैक्सीन के रूप में दी जाती है, मतलब 5 वैक्सीन, पेंटावैलेंट यानी 5 वैक्सीन के रूप में। डीपीटी का हो गया, हिब हो गया, हिब के संयोजन में हेपेटाइटिस बी का जो टीका है 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह में वैक्सीन के रूप में दिया जाता है, पेंटावैलेंट वैक्सीन के रूप में दिया जाता है। 27 देखिए, पेंटावैलेंट वैक्सीन के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? इसमें 5 रोगों डिप्थीरिया, टिटनस, परट्यूसिस को काली खांसी या कुकर खांसी भी कहा जाता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी, ये 5 बीमारियां होती है पेंटावैलेंट में, जिसके लिए इन 5 बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन या टीकाकरण किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। आपको याद रखना है अच्छे से। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन पेंटावैलेंट वैक्सीन में शामिल नहीं है, वैक्सीनेशन में शामिल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए 5। यह बच्चों को दी जाने वाली संयुक्त वैक्सीन है। 3 खुराकें अभी हमने देखा 6, 10 और 14 सप्ताह में। 3 खुराकें 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह की आयु में दी जाती है। 1 वर्ष की उम्र में दी जा सकती है, 1 वर्ष की उम्र में उसके अंदर अंदर। 28 देखिए, रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं। RVV डायरिया के खिलाफ शिशुओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। रोटा वायरस वैक्सीन RVV डायरिया के खिलाफ शिशुओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह चुनिंदा राज्यों में दिया जाता है। वैक्सीन की 3 खुराकें 6, 10 और 14 सप्ताह के संयोजन में दी जाती है, के क्रम में दिया जाता है। 1 वर्ष की उम्र में दी जा सकती है। जहाँ पर इसका प्रकोप ज़्यादा है वहाँ पर इस तरह की योजनाएं ज़्यादा चलाई जाती हैं। पीसीबी इसका नाम क्या है? न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन, या फिर इसी को न्यूमोकोकस
संयुग्म टीकाकरण भी आप कह सकते हैं। यह शिशुओं और छोटे बच्चों को बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, निमोनिया जो बीमारी होती है उसका कारण क्या है, कौन सा जीवाणु। पहली बात तो जीवाणु की वजह से जीवाणु जन्य रोग है। ऐसी जितनी भी बीमारियां जो जीवाणु से होती हैं, वायरस से होती हैं, प्रोटोजोआ से होती हैं। अब प्रोटोजोआ में आपको एक मलेरिया याद रखना है अच्छे से, बाकी जीवाणु से ज़्यादा बीमारियां होती हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन में दे दे कि इनमें से जीवाणु जन्य रोग कोई एक नहीं है, 3 होगा कोई एक नहीं होगा, आपको वही आंसर बताना होगा। तो इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। तो निमोनिया जीवाणु जन्य रोग है और इसके जीवाणु का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसके लिए पीसीबी का वैक्सीन दिया जाता है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन या न्यूमोकोकस संयुग्म टीकाकरण इसको कहा जाता है। यह भी चुनिंदा राज्यों में दिया जाता है, निमोनिया के कारण होने वाली रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। और यह वैक्सीन 6 से 14 सप्ताह की उम्र में 2 प्राथमिक खुराक के रूप में दिया जाता है। इसके बाद 9 से 12 महीने की उम्र में बूस्टर खुराक दी जाती है, मतलब 1 वर्ष के अंदर इसकी भी 3 खुराक दी जाती है। ठीक है, पेंटावैलेंट और ये भी हो गया। यूनिसेफ, कुछ जो एजेंसियां हैं उनको देख लेते हैं, आपके सिलेबस में है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लीजिए, जान लीजिए यहाँ पर, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। आपसे डायरेक्टली हो सकता है फुल फॉर्म ही क्वेश्चन में आ जाए। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसकी स्थापना की गई थी 11 दिसंबर 1946 को, और इसी 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा डीप में इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं। कुछ जो उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं वो आगे हम करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो गया, और हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन। यूनिसेफ भी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है, संगठन है, और WHO भी संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। विश्व में, दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूक करना, आप देखेंगे समय समय पर WHO की गाइडलाइंस आती रहती है किसी बीमारी के लिए, बचाव के लिए या वैक्सीनेशन आदि के लिए। इसी तरह से यूनिसेफ बच्चों के विशेष स्वास्थ्य, उनकी एजुकेशन आदि के लिए वो कार्य करते हैं। WHO हो गया, फुल फॉर्म हो गया। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना की गई थी, और 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? ये क्वेश्चन हम आगे शामिल करने वाले हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, क्योंकि आपके सिलेबस में है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए, आज जो क्वेश्चन है थोड़े बड़े बड़े हमने ले रखे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 50 क्वेश्चन ही शामिल किया, लेकिन आगे आपको 100 क्वेश्चंस ही मिलेंगे। और बस आप सभी से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और वीडियो को आप पूरा जरूर सुना करिए, पूरा जरूर देखा करिए, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, आपकी जो तैयारी कंप्लीट हो सके। और ये आपको क्वेश्चन क्लासेस जो है, आपको प्रैक्टिस आपको डेली मिलेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी, हो सकता है कभी किसी कारणवश ना दे पाए, अदरवाइज आपको हम डेली देंगे ये क्लासेस। लेकिन प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक निःशुल्क सेवा है, सभी तक पहुंच जाए, सभी के लिए फ़ायदेमंद हो। और इस बेरोजगारी के दौर में सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमें एक नौकरी मिल जाए। बहुत सारे ऐसी भी बहनें हो सकती जिनका कहीं पर सिलेक्शन हो गया हो, अगर आगे भी लोग अगर एग्जाम के बाद भी अगर DBA नहीं कराते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर कुछ किसी बेरोजगार को नौकरी मिल जाएगी। आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं जिनका कई भर्तियों में सिलेक्शन हो जाता है, फिर वहाँ पर निवेदन होता है कि आप एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, तो बाकी जगह की सीटें अगर आप छोड़ देते हैं, बहुत दिक्कतें होने लगी, क्या करेंगे। और UPSSC से वेटिंग लिस्ट का प्रावधान ही समाप्त कर दिया गया है एक तरह से। सुप्रीम कोर्ट में गया था मामला, वहाँ से बची हुई सीटों पर वेटिंग लिस्ट भी अब नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी, हाईकोर्ट डिवीजन बेंच के आदेश को रद्द, वहाँ पे आयोग की जीत हो गई, सरकार की जीत हो गई। तो ये चीज़ें हैं, बाकी हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी सीटें योग्य अभ्यर्थियों से भर जाएं। आगे देख लीजिए यहाँ पर WHO के क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? 6 कार्यालय हैं, और इसमें से एक कार्यालय का जो मुख्यालय है वो अपने भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। और यह कार्यालय कौन सा है? दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय। UNFPA, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, ये कोष रहेगा ऐसे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, आपको फुल फॉर्म सबसे पहले याद रखना है।
इसकी स्थापना सबसे पहले 1967 में की गई थी ट्रस्ट फंड के रूप में। इसके बाद 1987 में आधिकारिक रूप से इसका नाम पड़ा UNFPA। तो UNFPA की स्थापना तो वैसे 1987 में की गई, लेकिन इसकी शुरुआत जब देखेंगे तो ट्रस्ट फंड के रूप में 1967 में किया गया था। तो आपको याद रखना 1987 UNFPA की जो है स्थापना कब हुई थी, ये कब बना था UNFPA 1987 में। लेकिन अगर पूछे मूल रूप से कब इस संगठन की स्थापना की गई थी 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में। UNFPA के प्रमुख लक्ष्य, अच्छा देखिए जितने भी संगठन उनके वर्तमान में उनके मुख्य या फिर उनके प्रमुख कौन है, इसको भी लेकर के हम क्वेश्चन करा देंगे आगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। UNFPA के प्रमुख लक्ष्य क्या है? मातृ मृत्यु दर कम करना, लिंग आधारित हिंसा को रोकना, इसके अलावा कुछ और भी इनके लक्ष्य हैं। आगे संस्था है रेड क्रॉस। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य युद्ध में घायल सैनिकों की सहायता करना, रेड क्रॉस। इसकी स्थापना या फिर इसकी शुरुआत हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा किया गया था, हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा इसकी स्थापना। और कब की गई थी? 1807 ईस्वी में की गई थी, AD में 1807 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा 1807 में युद्ध में घायल सैनिकों की सहायता करना इसका उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय ये भी जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड की राजधानी। और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। 8 मई को हेनरी ड्यूनेंट का जन्म दिवस है और इनके जन्म दिवस को ही विश्व या फिर अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं 8 मई। याद रखना है आपको सभी। भारत में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी? 1920 में। और सबसे पहली बार विश्व में 1807 ईस्वी में। आगे देखिए, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा सेवाओं का विवरण, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, समेकित बाल विकास सेवाएं, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? ठीक है, हमने यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन बनाने के लिए बजाय हमने एक ही में, आप देखेंगे पूरा हमने पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे अनुपूरक पोषाहार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7 महीने से लेकर के 6 वर्ष तक के, अब यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में, 4 वर्ष तक के, 5 वर्ष तक के, 6 वर्ष तक के, तो 7 महीने से लेकर के 6 वर्ष तक के कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों, गर्भवती तथा धात्री माताओं एवं किशोरी बालिकाओं को कुपोषण दूर करने के उद्देश्य से अनुपूरक पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाता है। ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। ठीक है, तो किशोरी बालिका भी है, गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, कुपोषित बच्चे, अति कुपोषित बच्चे 6 वर्ष तक। याद रहेगा आप सभी को। विकेंद्रीकृत, यहाँ से ICDS से अब कितने क्वेश्चन बन जाएंगे हमें लग रहा है कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो कन्फर्म है। बिल्कुल जो आपको बता रहे हैं चीज़ें यहाँ पर, बिल्कुल इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एक बन जाएगा। विकेंद्रीकृत व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान समय में पूरे प्रदेश की 897 परियोजनाओं में आंगनबाड़ी केंद्रों पर मातृ समितियों के माध्यम से 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चों को गर्म पका पकाया खाना, हार्ड कुक्ड फूड उपलब्ध कराया जा रहा है। सामान्य बच्चों को कम से कम 500 कैलोरी ऊर्जा और 12 से 15 ग्राम प्रोटीन, कुपोषित बच्चों को कम से कम 300 कैलोरी ऊर्जा और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन, अति कुपोषित बच्चों, किशोरियों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं के लिए 600 कैलोरी ऊर्जा तथा 20 से 25 ग्राम प्रोटीन अनुपूरक तैयार किया गया है। तो थोड़ा सा आप ये डाटा जरूर याद रखें। अब दूसरा यहाँ पर देखिए कौन सी सेवा है? स्वास्थ्य प्रतिरक्षण, टीकाकरण, वैक्सीनेशन। विभाग द्वारा स्वास्थ्य विभाग की सहायता से परियोजना क्षेत्र में आने वाले 1 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को टीके लगवाए जाते हैं एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों की स्वास्थ्य जांच क्षेत्रीय ANM के माध्यम से कराती हैं। तो 1 वर्ष तक के बच्चे हो गए, गर्भवती महिलाएं। स्वास्थ्य जांच, रोगों के निवारण तथा प्राथमिक उपचार के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं स्वास्थ्य विभाग की स्थानीय स्तर पर कार्यरत ANM से समन्वय कर आवश्यक दवाइयां दिलाने की व्यवस्था करती हैं। चौथा देखिए यहाँ पर कौन सी सेवाएं हैं? पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा गृह संपर्क के दौरान तथा आंगनबाड़ी केंद्रों पर महिलाओं को बच्चों के लालन पालन, स्वास्थ्य, सफाई एवं सामान्य बीमारियों के संबंध में शिक्षित किया जाता है। एक और यहाँ पर देख लीजिए, स्कूल पूर्व शिक्षा। 3 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है इसके अंतर्गत। ठीक है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछ देगा, स्कूल पूर्व शिक्षा में कितने वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा देने का प्रावधान है। यह समेकित बाल विकास परियोजना का महत्वपूर्ण अंग है ICDS का।
बच्चों के प्राथमिक विद्यालय में जाने से पहले आंगनवाड़ी शिक्षा प्रक्रिया का पहला चरण है। इसका उद्देश्य बच्चों को शारीरिक, नैतिक और सामाजिक विकास के साथ ही उनकी भाषा एवं बुद्धि का विकास करना है। आप देखेंगे आंगनवाड़ी केंद्र जहाँ संचालित किए जाते होंगे तो इतने ही आयु वर्ग के 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया जाता है और उनके पठन पाठन का कार्य कराया जाता है। ICDS एकीकृत बाल विकास सेवाएं इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 में। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे ऐसे ही पूछ सकता है 4 ऑप्शन दे करके। ठीक है, तो यहाँ पर ये 50 क्वेश्चन पूरे हो गए और उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आपकी तैयारी में हमारे द्वारा कुछ न कुछ योगदान जरूर किया गया होगा या आपका रिवीजन हुआ होगा। कुछ हो सकता है आपको नए प्रश्न भी मिले होंगे। इसी तरह से आगे भी आपको महत्वपूर्ण टॉप 100 प्रश्न ही देने की हमारी कोशिश होगी और कम से कम समय में। बस आप लोग वीडियो को आप लोग पूरा जरूर सुना करिए और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी हमेशा रहेगी कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया करें, लाइक करके। साथ ही साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, बाकी की क्लासेज भी आप देख लीजिएगा। ये क्लास 25 ये वाली क्लास है और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक और प्लेलिस्ट का दोनों का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप जाएंगे स्क्रॉल करके वहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में या कोई भी अपडेट होगी बताएंगे आप सभी को आगे। धन्यवाद।